नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टेस्ट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स 2022 के लिए जनरल अवेयरनेस की ब्रह्मास्त्र सीरीज के टॉप 25 प्रश्न का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। राज्यसभा को, लोकसभा को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को। तो किसे कहा जाता है, तो ये राज्यसभा को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, राज्यसभा। तो राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये अनुच्छेद 80 के तहत होता है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। अगर पूछा जाए उच्च सदन तो राज्यसभा को, निम्न सदन तो लोकसभा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर बताना है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और इटली के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो यहाँ पर बताना है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, तो ये 1756 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया था, 63 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो यहाँ पर बताना है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा ये गैर परंपरागत स्रोत है, पवन ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत स्रोत है, बायोगैस ये भी गैर परंपरागत स्रोत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। तो ये हो गया प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत प्राकृतिक गैस है। और प्राकृतिक गैस के अलावा जैसे हो गया आपका कोयला हो गया, कोयला, पेट्रोलियम हो गया, और तीसरा हो गया बिजली, ये भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, तो आपका हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। और पूछा जाए परंपरागत स्रोत तो ये हो गया बिजली, कोयला, पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। यहाँ पर बताना है कि दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे। आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, प्रार्थना समाज के, चिन्मय मिशन के। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये बॉम्बे में हुई थी। और अगर यहाँ पर ऑप्शन बी की बात की जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, 1828 ईस्वी में की थी। और अगर यहाँ पर बात की जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी, 1867 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का मान pH 7 से कम होता है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जलीय विलयन है जिसका मान pH 7 से कम होता है। पहला देखते हैं अमोनियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा सोडियम क्लोराइड, चौथा सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर बताना है किसका जलीय विलयन pH 7 से कम है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड, जिसका जलीय विलयन मान pH 7 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। पहले देखते हैं आयरन, दूसरा कार्बन, तीसरा क्लोरीन, चौथा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आयरन, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, आयरन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोहा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Fe। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। तो यहाँ पर बताना है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण कौन से हैं। पहला देखते हैं, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर
झटका लगता है। दूसरा देखते हैं रॉकेट लॉन्च करना। तीसरा देखते हैं तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। चौथा, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर बताना है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कौन से उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉकेट लॉन्च करना। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके अलावा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के और उदाहरण हैं, जैसे बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, और दूसरा नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, और तीसरा क्या है, नाव खेलने के लिए बांस से ज़मीन को दबाना। चौथा क्या है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ये सभी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि ऑप्शन ए की, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, तो इसमें कौन सा नियम है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम है। इसमें न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है, एक वस्तु जब तक बाहरी बल द्वारा कार्य नहीं करती है तब तक वह एक सीधी रेखा में आराम या एक समान गति में रहेगी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। इसलिए ले जाता है पीछे की ओर हाथ की, जिससे उसके हाथों में चोट न लगे गेंद की दिशा में, इसलिए हाथ ले जाता है वो पीछे की ओर। चौथा देखते हैं, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो इसके कारण है कि साइकिल के टायर और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल उसकी गति को कम करके साइकिल को रोक देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए। पहला, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पर बताना है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो ये कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जड़त्व का नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो ये जड़त्व के नियम के कारण गिर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको कि आवर्त जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है तो उसमें 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स 4, 5, 6, 7 कितने मौजूद होते हैं। तो 18वें समूह में 7 तत्व मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए इसको यहाँ पर अब देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये 1 से 18 तक ये आपके ये ग्रुप हैं, समूह इनको कहते हैं, वर्ग, और ये पीरियड हो गए, इनको कहते हैं आवर्त। ये 1 से 7 तक ये नहीं दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको कहते हैं आवर्त और इनको कहते हैं समूह। तो यहाँ पर देखते हैं 18 समूह, ये 18वां समूह है। इसमें कितने तत्व हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहाँ पर बताना है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कालाहारी, गोबी, सारा और थार। तो यहाँ पर बताना कौन सा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल, और पूछा जाए कि संसार का सबसे गर्म मरुस्थल, तो भी सारा मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो यहाँ पर बताना कि राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। पहला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। और पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो 2 ग्रह कौन है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि ऐसी कौन सी 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पहले देखते हैं पृथ्वी और बृहस्पति,
दूसरा बुध और शुक्र, तीसरा बुध और शनि, चौथा शुक्र और मंगल। तो यहाँ पर बताना है कि ऐसी कौन सी 2 उपग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर बताना है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का। तो यहाँ पर बताना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 6 वर्षों का। राज्यसभा जो होता है ये स्थायी सदन होता है और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। और ये लोकसभा निम्न सदन होता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंधों पर, उपोष्ण कटिबंधों पर, ध्रुवों पर। तो यहाँ पर बताना है किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो ये ध्रुवों पर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। पहला देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बहलोल लोदी, तीसरा श्रीगुप्त, चौथा कनिष्क। तो यहाँ पर पूछा गया मौर्य वंश के संस्थापक, तो आप इसके नाम से ही पहचान जाएंगे। इसमें क्या दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट में क्या रहा, मौर्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर यहीं पर बात की जाए कि ऑप्शन बी की बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी ये लोदी वंश के संस्थापक हैं। ये लोदी वंश के संस्थापक हैं, लोदी वंश। और अगर यहाँ पर बात की जाए श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त किस वंश के संस्थापक हैं। तो ये गुप्त वंश के, इसमें लास्ट में गुप्त आ रहा है। और ये कनिष्क, तो कनिष्क ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं, कुषाण वंश के संस्थापक हैं, कुषाण वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंध रखता है। तो यहाँ पर बताना है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंध रखता है। डी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, पी ब्लॉक से। तो ये डी ब्लॉक से संबंध रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, डी ब्लॉक से। और अगर यहीं पर बात की जाए कि डी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, तो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स की संख्या होती है 38 तत्व पाए जाते हैं। और अगर यहीं पर बात की जाए कि एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, तो एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स होते हैं। और एफ ब्लॉक में तो कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। और पी ब्लॉक में कितने होते हैं, तो पी ब्लॉक में 37 तत्व होते हैं। टोटल कितने तत्व पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, टोटल 118 तत्व पाए जाते हैं। चलिए इसको अब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक। चलिए ये एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस टोटल तत्व इसमें कितने होते हैं, 13 तत्व होते हैं, एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसमें टोटल तत्व कितने होते हैं, तो इसमें टोटल 38 एलिमेंट्स होते हैं। और ये पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसमें टोटल तत्व होते हैं 37। और ये आपका हो गया एफ ब्लॉक, ये कहाँ से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल इसमें होते हैं 30। अगर आपसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 13, डी ब्लॉक में 38, पी ब्लॉक में 37 और एफ ब्लॉक में 30। टोटल कितने एलिमेंट्स अगर पूछे जाए, टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो 118 टोटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 118 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 57 वाला तत्व, ये यहाँ पर दिया 57 तत्व, तो ये 57 तत्व इसमें ये डी ब्लॉक से संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। NaCl, Na2CO3, NaHCO3, HGS। तो यहाँ पर आपको बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पर NaCl हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, NaCl। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की Na2CO3 की, तो ये किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की NaHCO3 की, तो इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और अगर यहीं पर बात की जाए HGS की, तो इसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फेट। तो ये HGS किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। किसका होता है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूराल, राइन, वोल्गा, डेन्यूब। तो यहाँ पर बताना है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्गा नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और अगर पूछा जाए कि वोल्गा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। कितनी? 3687 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। तो यहाँ पर बताना है कि इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। अशोक के, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर बताना था कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। तो ये अशोक के अभिलेख से होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती, सांची, भीमबेटका, बाग। तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, भीमबेटका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, एम.जी. रानाडे ने, आत्माराम पांडुरंग ने। किसने स्थापना की थी आत्मीय सभा की। तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और ये कब की थी। तो ये 1815 ईस्वी में की थी। और ये कहाँ पर की थी। तो ये कलकत्ता में की थी। कहाँ पर। कलकत्ता में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1816 में, 1826 में, 1846 में, 1856 में। तो किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 1856 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1856 ईस्वी में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का श्रेय किसको जाता है। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है। तो यहाँ पर बताना है कि हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है। मूसी नदी किनारे, महानदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे, कृष्णा नदी किनारे। तो यहाँ पर बताना है कि हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है। तो ये मूसी नदी किनारे स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मूसी नदी किनारे। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि निजाम का शहर किसे कहा जाता है। तो हैदराबाद को कहा जाता है। और मोतियों का शहर तो भी हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों जुड़वां शहर हैं। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।